डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नीट 2021 पेपर कोड O3 के फिजिक्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पहले का सेकंड ऑप्शन, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई भी जो दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं जैसे मान लिया H2O, H आयन और OH आयन, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है और इस तरह से ये डाइपोल बना देते हैं और इसमें इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो ऑप्शन है इसका होगा दूसरे का दूसरा सही, यानी कि S/4 और ये आ जाएगा √3GS/2। कैसे आएगा ये देखेंगे। मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, पार्टिकल को ए से ड्रॉप किया जाता है। जब फिर इसको क्या फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा तो इसका जो इनिशियल स्पीड होगी वो होगी 0 और बी तक आते आते देखना है कि ये इसका स्पीड कितनी हो गई है। ये टोटल हाइट दे रखी है S। मान लिया कि ये वाली हाइट इसने तय कर ली है H, ये बची है S माइनस H। तो एक तो ये ज्ञात करनी है, एक हमें ये ज्ञात करना है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फ्रीली ड्रॉप होता है तो उसके हर पॉइंट पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, यानी कि फिक्स होती है K + U = E। यहाँ K 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा mgs क्योंकि हाइट S है, इक्वल टू E, यानी कि E इक्वल टू आ जाएगा mgs एट A इक्वल टू आया mgs एट B K + U हो जाएगा mgs के। ये कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो K अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3mgs माइनस H, ये हाइट, अब ये हाइट बची है, प्लस mgs माइनस H इक्वल टू mgs। इसमें से mg कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4s माइनस H इक्वल टू S, S माइनस H इक्वल टू S/4। ये ही हमें याद करना था S/4। फिर है देखना है कि इस पे स्पीड कितनी होगी, कि यानी हाफ एट D, हाफ mv² प्लस mgs माइनस H इक्वल टू mgs। m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा हाफ v² और यहाँ रखेंगे हम g और S/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी S/4 और ये आ जाएगा gs। हाफ v² इक्वल टू gs माइनस gs/4, g कॉमन 3s/4, तो हाफ v², इस हाफ से ये हाफ हो जाएगा √3gs/2। ये हुआ दूसरा ऑप्शन। तो जब भी कोई फील्ड अंडर ग्रेविटी फ्रीली ड्रॉप होता है तो उसके हर पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनका सम हर पॉइंट पर क्या होगा, बराबर होगा। तीसरे क्वेश्चन में है कॉलम मैचिंग। पहला ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सी है रिलैक्सेशन टाइम और डी है करंट डेंसिटी। इधर जो ऑप्शन दे रखे हैं P m/n² Q ne vd, R दे रखा है E/m टॉप और S दे रखा है E/j। तो इसमें दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि आपको इन सब के फॉर्मूला पता होने चाहिए। दूसरा है कि आप इसमें अगर एक या दो आपको पता है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे डी का है Q,
क्योंकि I इक्वल टू होता है NeA/BD, ये नीचे आया तो करंट डेंसिटी हो गया I/A NeA/BD। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन थे हमारा, पहला था ARBPCSDQ, दूसरा था ARBQCSNDP, तीसरा ऑप्शन था ARBSCPDQ, फोर्थ ऑप्शन है ARBSCQDP। तो ए तो इसमें है ही, सबका ए का आर है, यानी कि ए तो आर से मैच करना ही है। ये दो चीज़ मैच हो गई। अब जैसे हमारा डी का क्यू लगा, ये लगा डी का क्यू, ये कंफर्म था आपको, डी का क्यू था। दो जो ऑप्शन है हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये इनको काट देंगे। अब आधा काम बचा, एक आर हो गया। अब बी का देखना है, बी का या तो क्या होगा, पी होगा, या फिर बी का होगा एस डायरेक्ट हमें पता नहीं क्या है। अब एस जो दे रखा है E/J के, E बराबर होता है V/L के, क्योंकि V/D, E बराबर V/D, और J इक्वल टू होता है I/A के। V को हम लिख सकते हैं IR/L इंटू A/I। I से I कट गया, RA/L, और ये किसका होता है, रेजिस्टिविटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसका हो गया S, और S कहाँ बन रहा है, C। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। तो दो तरीके हैं, कोई आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट आ रहा हो यार, अगर नहीं आ रहा यार तो एक भी अगर ऑप्शन आपका सही है तो फिर उसको क्या करेंगे, हम जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि ये यदि इफ फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यानी कि F फंडामेंटल ले ली है, A एक्सीलरेशन एट टाइम, तो E इक्वल हो जाएगा F की पावर A की पावर B एंड T टू पावर C। इधर हम लिखेंगे ml2 T-2, इधर ml T-2 पावर A L2 पावर B T पावर C इन ml/T। इससे हम A की वैल्यू निकाल देंगे, B की वैल्यू निकाल देंगे, C की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों ओर की समान राशियों की विमाओं की क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगी 1 2 1 1 2। तो इस तरह से E इक्वल टू आ जाएगा F A एंड T स्क्वायर। तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर चौथे का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड हैव सेम मास डेंसिटी। एज वी नो v एस्केप जो होता है वो होता है √2gme/r। अब जो m होता है v इंटू रो के, v होगा 4/3 r³ इंटू रो के, तो v एस्केप इक्वल टू आ जाएगा √2g इंटू 4/3 पाई r³ रो अपॉन r। r से ये कट जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब v एस्केप डिपेंड किस पे कर रहा है, r पर, यानी कि r के प्रोपोर्शनल है। तो ये कह रहा है कि जो दूसरा प्लेनेट है उसकी
रेडियस 4 टाइम्स है, तो इसका जो बी एस कैप हो जाएगा वो हो जाएगा 4v, यानी कि इसके 4 गुनी के बराबर। रेडियस 4 गुनी है, तो ये फॉर्मूले के आधार पर हम क्या लिख देंगे, 4 गुना। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आंसर आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 यानी कि 4v आंसर। 6th क्वेश्चन है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ inclined plane starting from rest at time t0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Then the ratio of Sn upon Sn plus 1. 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई किसी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हो रहा है, चल रहा है, तो उसमें उसका Sn और Sn प्लस 1 हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी कोई पिंड किसी भी झुकाव पर चलेगा तो A इक्वल टू हो जाएगा g साइन थीटा, और nth सेकंड में, यानी कि किसी विशेष सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू होता है u प्लस हाफ a कोष्टक 2n माइनस 1 Sn के लिए। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा ये 0 प्लस हाफ a की जगह g साइन थीटा अपॉन 2n माइनस 1 Sn प्लस 1 0, ये भी हाफ g साइन थीटा 2n प्लस 1 माइनस 1, तो Sn प्लस 1 हाफ g साइन थीटा 2n प्लस 1, इक्वेशन 2। कह रहा है कि Sn और Sn प्लस 1 क्या होगा, तो Sn की वैल्यू आई हाफ g साइन थीटा 2n प्लस 1 अपॉन हाफ g साइन थीटा 2n प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, इससे पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 4th, यानी कि 6th का हो जाएगा 4th, 6th का हो जाएगा ये 4th। तो इस तरह से किसी भी t सेकंड में, एक तो होता है कि t सेकंड में चली गई दूरी, तो वहाँ लगेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब टी वे जैसे 5 वे, तीसरे, चौथे, एक होता 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, इस तरह से, तो जब भी nth यानी कि 5 वे, दूसरे, तीसरे, इस तरह से आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m डेंसिटी d when dropped in container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d by 2, then the viscous force acting on the ball is, ये इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ, ये कोई जब इसमें ड्रॉप किया जाता है कोई भी स्मॉल बॉल, ये ड्रॉप की जा रही है जिसकी डेंसिटी है d और इसका मास है m, तो इस पर दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इसे नीचे की ओर लाने के लिए काम कर रहा है इसका वेट, एक इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर जिसका जो विरोध करता है इसके मूवमेंट का, इसको ऊपर की ओर उछाल देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इस फोर्स इसका और इस फोर्स का, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ही कहलाएगा इसका विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा हमारा mg माइनस mg डैश। अब m होगा इसका b इंटू डी इंटू जी, ये हो जाएगा v इंटू डी बाई 2 इंटू जी। तो ये आ जाएगा वी डी जी बाई 2, वी डी को हम लिख सकते हैं m, तो एम जी बाई 2। तो इस तरह से जो विस्कस फोर्स हो जाएगा इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया 7वें का 3, क्वेश्चन नंबर 7 का
3 mg/2 या हाफ mg, ये विस्कस फोर्स होगा और डिफरेंस बनेगा ये इसके वेट का, और ये ऊपर की ओर जो इस पर बल लग रहा है इसका। तीसरा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by। कोई केबल है, r रेडियस है इसकी और इससे r डिस्टेंस पर r रेडियस है, तो इसमें जो ये पूछ रहा है कि इसका जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसके अंदर देख रहे हैं तो अंदर जो होता है वो होता है r के इक्वल, यानी कि इनसाइड, और आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड होता है v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये जो ग्राफ आएगा, ग्राफ आ जाएगा r में और b में, ये आ जाएगा, पहले तो बढ़ेगा फिर इस तरह से घट जाएगा, ये मैक्सिमम आएगा r पर। तो ये पहला 8वें का हो जाएगा, पहला 8वें का जो आंसर आएगा ये पहला ही ग्राफ है। 9th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। ये कोई प्रिज्म है, ए √3 कोण है 60, ये कोण है 90, इस तरह से दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 30। एक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक रे आई है, इंसिडेंट हुई है, तो जब भी कोई परपेंडिकुलर आएगी तो जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसी तरह से जब ये ग्लास में एंटर करेगी तो एंटर करेगी सीधी बिल्कुल, तब ये जो कोण बनेगा यहाँ, इसको बोलते हैं R1। पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल ये भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ जैसे ही अभिलंब खींचेंगे तो ये इधर को चली जाएगी, और ये कोण पूछा है इमर्जेंट। मान लिया कि ये वाला जो कोण है ये हो गया R2, ये एंगल हो गया R2। चूँकि जो R1 और R2 हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है किसके, ए के, तो ए इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 के, तो ए इक्वल टू आ जाएगा R2 के, यानी R2 इक्वल टू, क्योंकि R1 0 है, R2 इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है, तो इस दूसरे सरफेस के लिए क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू के। अब साइन I जो है, साइन I का काम कर रहा है ये 30 R2, साइन R काम कर रहा है किसका, थीटा, जो हमें ज्ञात करना है। म्यू वो क्या ANG इसने दिया है, ANG, इस म्यू की जगह हम n लिख सकते हैं, ANG दिया है √3। जब ये एयर में से ग्लास में जा रहा है तब दे रखा है √3, बट अब वहाँ से रे कहाँ से निकल रही है, ग्लास टू एयर, तो इसका क्या हो जाएगा GNA इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ जो दूसरे सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो दूसरे सरफेस के लिए आ जाएगा 1/√3। तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू साइन 30, साइन थीटा इक्वल टू √3 इंटू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, थीटा इक्वल टू 60। तो यही याद करना था, थीटा इक्वल टू 60, और ये है ऑप्शन नंबर 3। 9 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 3, 9 का हो जाएगा 3। एक बार फिर समझेंगे, जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर आएगी तो जो इंसिडेंट एंगल है वो 0 हो जाएगा, जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी 0 हो जाएगा, और वो सीधी चलेगी। जैसे वो दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगी तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने से क्या है, वो अपने मेन जो पाथ है उससे चेंज हो जाएगी, तो उसमें ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल 0 हो गया, ये दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल, और ये जो बाहर इमर्ज हुई है लाइट, ये कोण हमें ज्ञात करना है।
क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 mm, circular scale reading 52 divisions, given that 1 mm on main scale correspond to 100 divisions on the circular scale. The diameter of the wire from the above data is। यानी कि जो स्क्रू गेज होता है उसमें दो पैमाने होते हैं, एक तो होता है मेन, एक होता है सर्कुलर। जब भी हम टोटल देखते हैं, उसका टोटल रीडिंग देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो सर्कुलर पर जितने भी उसमें डिवीज़न हैं उन डिवीज़न को इसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 1 mm में 100 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न में कितने mm हो गया 1/100, और 1/100 से क्या करेंगे हम, डिवीज़न टोटल कितने हैं 52, ये आ जाएगा 0.52 मिलीमीटर और 0.052 सेंटीमीटर। और ये है आपका दूसरा, 10वें का हो जाएगा दूसरा। इसमें बता दूं कि जो लिस्ट काउंट होती है स्क्रू गेज की, लिस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट वह स्मॉल लेस्ट मेजरमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको वो बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 breaks into 2 fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV, while that of fragments is 8.5 MeV. The total gain in the binding energy in the process। यानी कि कोई A है 240, इसका क्या है मास नंबर है, और ये दो बी और सी में टूट चुका है जिनमें 120 और 120 इनका मास नंबर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम निकाल रहे हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगी 240 गुणा 240 इंटू 7.6। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड सी, तो ये हो जाएगी बी की हो जाएगी 120 इंटू 8.5 MeV, और सी की भी हो जाएगी 120 इंटू 8.5 MeV। तो इनकी जो टोटल होगी, अगर हम इनकी टोटल, क्योंकि वो गेन कह रहा है कि यानी बढ़ोतरी हुई है, तो इनकी टोटल में से, टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से अगर ये घटा दें तो क्या आ जाएगा, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू, यानी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बी इक्वल टू आ जाएगा 120 दूनी 240, यानी ये दोनों जुड़ करके 240 हो गए, 8.5 और यहाँ भी 240 था, माइनस इसमें से ये घटा रहे हैं 7.6, तो ये आया 240 इंटू 0.9, और यह आया 216 216 MeV। ये ऑप्शन है दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा दूसरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर है 12 कह रहा है, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? तो इसमें कह रहा है कि H इक्वल टू दे रखा है 60 मीटर, तो M इक्वल टू दे रखा है M पर सेकेंड 15 kg, और G इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो इनपुट एनर्जी होगी, इनपुट एनर्जी जो यहाँ से जनरेट हो रही होगी, इनपुट बन रही होगी, एनर्जी पर सेकेंड ये आ जाएगी mgh। तो 60 गुणा 15 गुणा 10 यानी 9000 जूल। लॉस कितना है इसमें, 9000 इंटू 10 अपॉन 100, 10%, तो ये आया 900। अब वो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, टरबाइन के लिए, जनरेट हुआ। तो ये सॉरी, ये एनर्जी जनरेट भाई, एनर्जी जनरेट
एनर्जी जनरेट बाय टरबाइन इज, इतनी टोटल बन रही थी, इतना लॉस हो गया है, तो 9000 माइनस 900 इक्वल टू 81 वाट पर सेकंड चल रहा था। पर सेकंड का मतलब है जूल पर सेकंड, ये भी जूल पर सेकंड चल रहा था क्योंकि यहाँ टाइम अपॉन चल रहा था, ये पर सेकंड चल रहा था, तो वाट आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 8.1 किलो वाट। और 8.1 किलो वाट है 12 क्वेश्चन का, ये है आपका फोर्थ। इस तरह से हम देख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। 13th क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर kept along the same axis with the distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. यानी कि ये है 14 क्वेश्चन नंबर 13। कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इसके आगे रखा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, इस पर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट होती है और ये कॉनकेव लेंस पर पड़ती है। कॉनकेव लेंस इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज करने के बाद ये जहाँ मिलती हुई ये महसूस होगी, ये बन जाएगा इसका फोकल लेंथ 5, और इसकी फोकल लेंथ है 20, इसकी फोकल लेंथ है 20। तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी ये है d। तो अगर हम इस टोटल में से 20 में से 5 घटा दें तो d आ जाएगा, यानी d इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 5, यानी d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 13th का 4, 13th का आ जाएगा 4, d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज ए objective of an astronomical telescope since। ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर का क्यों बेस्ट होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, ये बताना। पहला पॉइंट है, ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज। बिल्कुल सही है, अगर लार्ज अपर्चर होगा तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी आएगी क्योंकि लाइट ज़्यादा आएगी, पहले सही है। दूसरा है, ए लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट सेंसर वेक्टर लाइट गैदरिंग पावर, ज़्यादा एरिया पे पड़ी हुई लाइट रिफ्लेक्ट होकर के टेलीस्कोप में आएगी और वो चीज़ अच्छे से दिख पाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशन। जब अपर्चर ज़्यादा होगा तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। रिजोल्यूशन का मतलब ये पास हैं, तो अगर हम इनको बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, ये कहलाता है रिजोल्यूशन, साफ देख पाना। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका हो जाएगा 14th का 4th से पॉइंट, यानी कि ये सभी चीज़ें होंगी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक्सटर्नल फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट्स इन देम। तो इसका हो जाएगा पहले का ही, यानी कि करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, यानी कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन टाइप में करंट ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में पी टाइप कंपैरिजन में, क्योंकि एन टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू होल्स, इसलिए यहाँ करंट ज़्यादा फ्लो होगी। अब थोड़ा बताते हैं पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ होती है होल्स की। एन टाइप जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये क्या है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर हैं। जब हम इनमें इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं और उन्हीं का नाम दे देते हैं पी टाइप या एन टाइप। जब हम इनमें 5 वैलेंसी वाली इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, जब ये वाली इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
जैसे आर्सेनिक है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 4 से तो ये जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 एटम से इनने क्या कर दिया, शेयर कर लिया, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसमें जो एन टाइप में है एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसमें जो डोपिंग होती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो ट्राईवेलेंट मिलाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम है, इस तरह की इम्प्योरिटी, ये बोरोन है, तो इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जो ट्राईवेलेंट होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पूरा चारों के साथ बैलेंस नहीं बना पाता, बॉन्ड नहीं बना पाता, और ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यही वैकेंसी कहलाती है होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। 16th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, n दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इसकी, फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, n, इसकी राउंड लगाने की। अब जैसा हम जानते हैं कि जब भी इस पोजीशन में कोई पेंडुलम आएगा, तो आने के बाद यहाँ क्या होगा, ये कुछ समय के लिए रुकेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर आकर 0, और स्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ मैक्सिमम हो गई, यहाँ इसी तरह से यहाँ के एक 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम, ये हो जाएगी मैक्सिमम, इससे के 2 बार के होगा मैक्सिमम, और ये होगा 0। तो एक राउंड में, एक चक्कर में जो u है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितने बार मैक्सिमम हो रही है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स होने का मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होनी चाहिए, 2n। पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 2n। अगर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी n है तो इसकी हो जाएगी 2n। तो इसका जो ऑप्शन होगा 16th का हो जाएगा 4, 16th का हो गया 4, यानी कि 2n। 17, a cup of coffee cools from 90 degree Celsius to 80 degree Celsius in T minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree C to 60 degree C at a room temperature same at 20 degree Celsius. तो इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इक्वल टू होता है टी एवरेज माइनस टी नॉट इंटू के। के है यहाँ इसकी कंडक्टिविटी। अब जो टी चेंज आया है वो कितने से आया है, 90 से 80, कितने टाइम में, टी मिनट्स में। के एवरेज जो आएगा 90-80 का आएगा 85, और ये आएगा 20। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या कह रहा है कि वो चेंज होता है कहाँ से, 80 to 60। इसमें हमें टाइम देखना है कितना, 80 to 60 टाइम टी डैश मान लिया कि 80-60 का एवरेज 70, और ये आया 20, ये आया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा इसका, ये है 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा फोर्थ है 13 अपॉन 5 टी। इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 5 टी। 18th क्वेश्चन है, इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 गिव्स valence point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of wire the valence point occurs. तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के लगेगा, और इसमें आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 1.5, E2 ये है, L1 हमारा है 36, L2 हमें ज्ञात करना है, तो L2 इक्वल टू आ जाएगा
5 दिया, 5 25 3 12 60 सेंटीमीटर। और ये आंसर बनेगा आपका 18 का थर्ड, 18 का बन जाएगा थर्ड आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? यानी कि इक्वल टू दे रखा है, 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों किस में जुड़ गए हैं, पैरेलल। इनका जो R मान लिया, R इक्विवेलेंट दे रखा है, R इक्वल दे रखा है 0.25 ओम। तो 1/r क्यू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 4/r 1/0.25, r इक्वल टू आ जाएगा 1, r इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। अब क्या करेंगे, 4 ओम, आंसर आ जाएगा R1 R यानी कि 4r, r इक्वलेंट। ये आ जाएगा 4r का मतलब है r की जगह आया था 1, तो ये आ जाएगा 4 × 1, 4 ओम। और 4 ओम है इसका आंसर नंबर 2। तो 19 का हो गया 2, 19 का हो गया 2। 20 क्वेश्चन है 20, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है X A Z अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस क्या है, X Z A B Z-1 C Z-3 एंड D Z-2। तो इसमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। पहले देख रहे हैं कि हम एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या निकल सकता है, 1E0, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ निकला है पॉजिट्रॉन, पहले ही ऑप्शन में पॉजिट्रॉन दे रखा है, बाकी चाहे देखो ना देखो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। फिर पॉजिट्रॉन आने के बाद इसमें 2 की कमी और आ गई है, किसकी, 2 की। और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी कब आती है, जब यहाँ से अल्फा का निकल जाता है, यानी 2He4, 2 यूनिट की कमी आ जाती है किसमें, एटॉमिक नंबर में। तो यहाँ निकलेगा आपका अल्फा का। फिर क्या हुआ, 1 बढ़ गया है, Z-3 था, Z+2 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या है, कब बढ़ता है, जब बीटा पार्टिकल डीके होता है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर में 1 पॉइंट की इंक्रीमेंट हो जाता है और इसका एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। तो आंसर पहला ही बन चुका था, तो आपका बनेगा बीटा-1 अल्फा और बीटा-1, यानी पॉजिट्रॉन अल्फा और बीटा, पॉजिट्रॉन अल्फा और बीटा। 21 क्वेश्चन कह रहा है ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन दे रखी है ई की, इसकी डायरेक्शन दे रखी है ई, और यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट रखा है, सॉरी यहाँ क्या रखा है, कोई डाइपोल रखा है, यहाँ प्लस है Q और यहाँ -Q है। तो ये जब हम पढ़ रहे थे शुरू पहले चैप्टर में, Q क्या होता है, प्लस से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ से लाइन बाहर जा रही है तो नेचुरली क्या है, यहाँ Q रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है। जब पॉजिटिव Q रखा है तो इसके द्वारा ही ये फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, ये फिर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो रिजल्टेंट जो इसमें फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगने की वजह से ये क्या होगा, आगे की ओर चलेगा। अब चूंकि ये अब चल रहा है, उसको धकेला जा रहा है किसके, इसके फोर्स द्वारा, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर बनेगा 4th, 21वें का बनेगा 4th क्या है, टूवार्ड्स द राइट, इधर की ओर, ठीक है। एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि
इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब 20 क्वेश्चन है 20th। ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है यानी XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence। सीक्वेंस क्या है? XZA BZ-1 CZ-3 एंड DZ-2। तो इसमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। पहले देखा है कि हम एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या निकल सकता है? 1E0, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? पॉजिट्रॉन। तो यहाँ निकला है पॉजिट्रॉन। पहले ही ऑप्शन में पॉजिट्रॉन दे रखा है, बाकी चाहे देखो ना देखो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। फिर पॉजिट्रॉन आने के बाद इसमें 2 की कमी और आ गई है, इसकी 2 की। और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी कब आती है? जब यहाँ से अल्फा कण निकल जाता है, यानी 2He4, 2 यूनिट की कमी आ जाती है किसमें? एटॉमिक नंबर में। तो यहाँ निकलेगा आपका अल्फा कण। फिर क्या हुआ? एक बढ़ गया है, Z-3 था, Z+2 हो गया, यानी एक बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या है? कब बढ़ता है? जब बीटा पार्टिकल डीके होता है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है? ये, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर में 1 पॉइंट की इंक्रीमेंट हो जाता है और इसका एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। तो आंसर पहला ही बन चुका था, तो आपका बनेगा बीटा-1 अल्फा और बीटा-1, यानी पॉजिट्रॉन अल्फा और बीटा, पॉजिट्रॉन अल्फा और बीटा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन दे रखी है ई की, इसकी डायरेक्शन दे रखी है ई, और यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट रखा है, सॉरी यहाँ क्या रखा है? कोई डाइपोल रखा है, डाइपोल रखा है। यहाँ प्लस है Q और यहाँ -Q है। तो ये जब हम पढ़ रहे थे शुरू पहले चैप्टर में, Q क्या होता है? प्लस से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब यहाँ से लाइन बाहर जा रही है तो नेचुरली क्या है? यहाँ Q रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? पॉजिटिव रखा हुआ है। जब पॉजिटिव Q रखा है तो इसके द्वारा ये फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा? ये फिर इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो रिजल्टेंट जो इसमें फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगने की वजह से ये क्या होगा? आगे की ओर चलेगा। अब चूंकि ये अब चल रहा है, उसको धकेला जा रहा है किसके? इसके फोर्स द्वारा, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर बनेगा फोर्थ। 21वें का बनेगा फोर्थ। फोर्थ क्या है? टुवार्ड्स द राइट, टुवार्ड्स द राइट, इधर की ओर, ठीक है। एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये इसमें LCR परिपथ दिया हुआ है। LCR परिपथ में हम इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेंगे। I नोट दे रखी है, तो V इक्वल टू आ जाएगा √VL माइनस BC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो V इक्वल टू आ जाएगा VL माइनस BC 4 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा नहीं 40 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट आया। I दे रखा है 10√2 एम्पियर, इसलिए IRMS हो जाएगा 10√2 अपॉन √2 इक्वल टू 10 एम्पियर। नाउ Z इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IRMS। तो V ये आ जाएगा 50 अपॉन 10, 5 ओम।
तो ये आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो 22 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5। 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सी, ये जो सी है ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हटते ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2C। क्या आ जाएगा, 2C। आंसर हो जाएगा 23वें का 4th। आंसर हो जाएगा 23वें का 4th आ जाएगा 2C। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए कह रहा है ए जीना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल सही है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। ये चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो सही है कि जब भी कोई पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइड वोल्टेज रेगुलेटर में यूज क्या करना होगा तो उसको रिवर्स वाइज यूज करेंगे। दूसरा देखेंगे कि इसमें ये ही है क्या, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। तो जीना डायोड रिवर्स वाइज करता है, ए सही है। बी में जो दे रखी है रेंज 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होती है 0.6 वोल्ट। तो ये कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसलिए बी हो जाएगा रॉन्ग। तो ये आंसर बन जाएगा ए, 24वें का ए, 24वें का बन जाएगा पहला, 24वें का हो जाएगा पहला। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। अब थोड़ा जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो उनको जब एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद इनके बीच में कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाने के बाद एक लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर इसको बोलते हैं। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनों का यहाँ इधर उधर इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा सकते हैं, ना ही क्वार्टर, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ना ही क्वार्टर इधर जा सकते हैं, क्योंकि बैरियर जैसा लग गया। इस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको वाइसिंग करनी पड़ती है। वाइसिंग का मतलब है बैटरी से जोड़ना। वाइसिंग दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फॉरवर्ड वाइसिंग, अगर पी से हम पॉजिटिव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, और एन से नेगेटिव जोड़ देंगे, फॉरवर्ड वाइसिंग। अगर हम इसको उल्टा जोड़ दें, उल्टा जोड़ने का मतलब है कि ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से जोड़ने से क्या होगा कि जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज जोड़ रहे थे, ये हो गया रिवर्स वाइज। जब इसको हम फॉरवर्ड वाइज जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद क्या कर रहे थे कि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल इसमें इसको क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा था, और जो इसमें होल थे, होल को धकेलने का काम कर रहा था। तो ये जो बैरियर था, बैरियर वीक हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, और इसमें जो फ्लो ऑफ करंट था होने लगता है एकदम फास्ट। इसमें अपोजिट होता है। ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, और जिस वोल्टेज पर वो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो जो P है, P के लिए ये रहता है, किसमें, फॉरवर्ड वाइज में, I V, ये तो हो गया फॉरवर्ड वाइज में। यहाँ से इस पॉइंट पर आने के बाद ये वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये ब्रेक हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी के साथ निकलेंगे। उसी तेजी के साथ निकलने से क्या होगा, धारा एकदम तेजी के साथ बढ़ेगी, एकदम तेज बढ़ेगी, ये धारा तेजी के साथ बढ़ेगी। इसका ये जो है रिवर्स वाइज काम करता है। रिवर्स वाइज में
ये बी आएगा और ये आएगा आई। रिवर्स बाइस्ट में जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक निश्चित वोल्टेज पर, एक निश्चित नेगेटिव वोल्टेज पर धारा क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसी वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसी वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यही होता है कि जब वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें जब धारा एक निश्चित वोल्टेज से कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो कट मार देता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। इसमें जो आंसर आएगा आपका 25वें का फोर्थ, बता दूं मैं, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इन परपेंडिकुलर के इनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है मूवमेंट की। तो अब जो दे रखा है लास्ट में ये आया है फोर्थ का -j + k, -j -k। सारे जे 1 2 3 4 सभी ऑप्शन जे और के में दिए हैं। देखना ये है कि किस में रिजल्ट आता है आई। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ई हो गया, ये हो गया बी, क्रॉस मल्टीप्लाई आई के टर्म में आना चाहिए क्योंकि इनके परपेंडिकुलर आई बनेगा। तो आई जे के, ये आई इसमें है नहीं तो 0 ले लेंगे, -1 1, यहाँ भी 0 -1 -1। आई के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 1 +1 1 1 माइनस प्लस, तो ये है 2i। तो आंसर बन जाएगा इसका ये वाला फोर्थ से ही 2i आएगा, बाकी से सबसे 0 आएगा। पहले वाले से भी 0 आएगा ये इस तरह से सोल्व करने पर, दूसरे वाले में भी 0 आएगा, तीसरे वाले में भी 0 आएगा, सिर्फ फोर्थ में आ रहा है कितना 2i। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2i। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो गए।